हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 के जो चैप्टर 8 है उसके बारे में चर्चा करेंगे और चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू हम बहुत सारी जानकारी आज इकट्ठा करेंगे। जानकारी कैसी? पहली तो आपको जानकारी यही कि ग्रामीण आजीविका कितने रूप में विभाजित है, क्या क्या रूप है वहाँ पे आजीविका के, इसको हम समझेंगे। साथ ही साथ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है हम उसको भी इस चैप्टर से समझेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो समस्याएं हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समस्याएं हैं उनको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम में हमेशा एग्रीकल्चर से लेके बहुत ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कृषि संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको भी हम यहाँ पे बहुत विस्तृत रूप से तो नहीं, लेकिन हाँ एक उसकी पृष्ठभूमि यहाँ पे तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो एक साथ इस चैप्टर में चलेंगे, इसीलिए इस चैप्टर को हम एकदम ध्यानपूर्वक करेंगे। और इससे जो इस चैप्टर से निकलने वाले बहुत सारे डायमेंशन हैं, बहुत सारे आयाम हैं, है ना, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम क्या क्या समझेंगे, यहाँ पे एक उसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है, उसको देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहले चैप्टर में देखा था विविधताओं के बारे में, ठीक है, तो यहाँ भी हम विविधता का ही एक रूप देखेंगे। यहाँ पे उसको किस रूप में देखेंगे कि जो भौगोलिक विविधता है उसकी वजह से जो अलग अलग क्षेत्र हैं और उसमें लोगों को जो अलग अलग काम धंधे करने पड़ते हैं उनको यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी डिसाइड करती है वहाँ पर कैसे पेड़ पौधे होंगे, कैसी फसलें होंगी, ठीक है, और इन्हीं की वजह से वहाँ की जो आजीविका होगी वो भी वैसी ही होगी ज्योग्राफी के हिसाब से। और साथ साथ हम देखेंगे कि जो आजीविका चलाने के उनको अलग अलग क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध हैं कि नहीं हैं, वो भी अलग अलग हैं। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में होने के बाद भी उनकी जो परिस्थितियां हैं वो आपस में कितनी मिलती हैं और वो किन समस्याओं का सामना करते हैं। तो ये सब हम चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जैसा कि हमारा ये पहली हेडिंग है कलपट्टू गांव के बारे में, तो कलपट्टू गांव के माध्यम से हम वहाँ पर जो भी आजीविकाएं हैं उनको देखेंगे, क्योंकि वो लगभग एक ही जैसी हर गांव में आजीविका होती है अगर उनकी भौगोलिक जो स्थिति है अगर समान है तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है खेती, ग्रामीण आजीविका में खेती सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा लोग खेती में ही इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, घड़े बनाना, ईंट, बैलगाड़ी, है ना, ये कार्य हैं। साथ साथ जैसे वहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, जैसे नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले, लोहार, है ना, दुकानदार, व्यापारी, छोटे दुकानदार, चाय बनाने वाले, सब्जी बेचने वाले, है ना, कपड़ा बनाने वाले, ऐसी बहुत सारी आजीविका हैं जो एक ग्रामीण इलाके में कार्य करती हैं। तो आजीविका आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं, जो विभिन्न अर्थव्यवस्था संबंधित कार्य हैं उनमें लोग इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। और जो ग्रामीण आजीविका हैं वो ये सब हैं, जैसे खेती, टोकरी बनाना, बर्तन बनाना। तो ये सब क्या है, आजीविका का एक माध्यम है। तो इसमें भी यहाँ पे एक कृषि मजदूर हैं तुलसी। तो तुलसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समझेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, वहाँ के लोग कैसे आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, और सबसे मेन बात कि उनको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको हम इनकी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि एक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति और भी ज़्यादा कठिन कैसे हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो बताया गया है कि जो तुलसी हैं वो वहाँ के जो जमींदार हैं रामलिंगम, उनके ज़मीन पर ये
धान की खेती की मजदूर हैं। ठीक है, साल के कुछ ही ऐसे मौके होते हैं जब उनको नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। क्योंकि देखिए कोई भी फसल है तो उसको, जैसे आपका एक बोने का समय होता है, फिर उसका काटने का समय होता है, तो कुछ ही ऐसे समय होते हैं जब वहाँ पे मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो बाकी समय क्या होगा, बाकी समय वो फ्री होंगे, और जब वो फ्री होंगे उनके पास कुछ करने को नहीं होगा, तो आर्थिक रूप से उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जो खेतिहर मजदूर हैं उनके सामने सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो क्या होती है कि साल में कुछ ही मौके होते हैं जब उनको नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। उसके बाद क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे दूसरा उनका पॉइंट है कि जो मजदूरी का रेट है वो भी क्या है, फिक्स नहीं है सब जगह पे, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम। और वर्तमान में अभी तुलसी जहाँ पर काम कर रही हैं वहाँ पे जो मजदूरी का रेट है, मतलब जो उनको मजदूरी के रूप में जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम है। अब जो तुलसी के पति हैं रमन, ये तो खेतिहर मजदूर तो हैं ही हैं, साथ साथ ये क्या करते हैं, खेतों में जैसे कीड़ों की दवाई है उसको छिड़क देते हैं। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो क्या करते हैं, पत्थर की जो खान है, खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का ये काम कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं इनका जो रोजगार है, जो आजीविका है वो फिक्स नहीं है। वो क्या है, विभिन्न जो समय काल है वर्ष का, उसी के हिसाब से वो उपलब्ध और अनुपलब्ध हो जाती है। तो जो यहाँ पे रमन और उनकी पत्नी तुलसी हैं, वो शारीरिक रूप से इतना परिश्रम करने के बाद भी उनकी जो इनकम है, जो उनकी आय है वो फिक्स नहीं है। वो क्या है कि समय के साथ साथ वहाँ पे जो भी अवसर होंगे उस पर निर्भर है। अवसर का मतलब यहाँ पर है कि जैसे धान की खेती हो रही है और वहाँ पे रुपाई का काम है, तो उन्होंने रुपाई कर दी। जैसे रुपाई का काम खत्म हुआ, अब उनके पास दूसरा कोई काम नहीं होगा। लेकिन जैसे उनके पति को कोई काम मिल गया तो गए खेतों में जाके दवाई का छिड़काव कर दिए, नदी से बालू है जो उसको ढोने का काम कर लिया। तो इस तरह उनकी आय क्या है, अवसर पर निर्भर है। अवसर है तो आय है, और अवसर नहीं है तो आय नहीं है। ये तो उनके तुलसी के पति रमन के बारे में हो गया। यहाँ तुलसी फिर अपने बारे में बात कर रहे हैं। ये भी देखिए महिलाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है कि खेतों में काम करने के अलावा वो क्या करते हैं, सारा घर का भी काम करते हैं। ठीक, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना इत्यादि। उसके बाद वो जो दूसरी औरतें हैं उनके साथ वो जंगल से लकड़ी भी लेकर आती हैं, और पानी के लिए भी उनको 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो देखिए आय कम होने की वजह से जो उनको मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो भी प्राप्त नहीं होती है। अब इनकी आय अगर अच्छी होती तो ये अपने घर में ही पानी का इंतज़ाम कर सकते थे, और आने जाने में जो उनका समय बर्बाद हो रहा था उसको वो कहीं और भी उस समय को लगा सकते थे। आगे तुलसी क्या बता रहे हैं कि इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों स्कूल जाती हैं, लेकिन पिछले साल उनमें से एक बीमार पड़ गई। बीमार होने की वजह से वो शहर के अस्पताल में उनको ले जाना पड़ा, जहां उसके इलाज के लिए इन्होंने रामलिंगम, जो जिनके यहाँ खेती मजदूर के रूप में काम करती हैं, वहाँ से उधार लिया, और उस उधार को चुकाने के लिए अपनी गाय बेचनी पड़ी। तो देखिए गाय बेचना उनके लिए कोई साधारण घटना नहीं है। इससे वो कितने रूप से प्रभावित हैं उसको देखते हैं कि जब उन्होंने गाय बेची तो गाय बेचने से क्या हुआ, जो अतिरिक्त वो धन कमा सकते थे, कि जो दूध है उससे गाय से प्राप्त होने वाला, उसको वो किसी को बेच के कुछ धन प्राप्त कर सकते थे। अब वो उनको धन नहीं मिल रहा है। और क्या समस्या उत्पन्न हो रही है कि जो गांव के लोग हैं उनमें पोषण की जो समस्या होती है, तो गाय के दूध से बने उत्पादों से उनका जो पोषण का स्तर है वो क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है। तो उसके चले जाने से क्या हो रहा है कि एक तो जो उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती थी वो भी जा रही है, और साथ साथ उनके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जो उनको दूध और अन्य उत्पाद से जो पोषण मिल रहा था वो भी यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि तुलसी और उनके जो पति हैं रमन, उन दोनों की जो आय है वो फिक्स नहीं है। तो आय फिक्स ना होने की वजह से क्या है कि जो दैनिक जीवन में एक जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो भी पूरी नहीं हो सकती।
जैसे कि उनको खाने का इंतजाम उनका निश्चित रूप से नहीं हो पाता और उससे उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी हो सकती हैं और इतनी मेहनत करने के बाद शारीरिक रूप से उनको पर्याप्त भोजन तक प्राप्त नहीं होता। दूसरी क्या समस्या है कि उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। मूलभूत सुविधा में क्या आता है, जैसे पानी की व्यवस्था नहीं है, खाना बनाने के लिए उनको वन में जाना पड़ता है लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए। फिर तीसरी समस्या क्या है कि अगर परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसके लिए क्या है, उनके पास धन नहीं है। जब उनके पास धन ही नहीं है तो उसके लिए भी क्या उनको ऋण लेना पड़ता है और वो ऋण भी क्या करता है कि उनकी जो एक आर्थिक स्थिति ऑलरेडी डाउन है और ज़्यादा डाउन कर देती है। वहाँ पे हमने गाय का एग्जाम्पल देखा। तो ये कुछ हमने यहाँ पे समस्या देखी। ठीक है, अब ये समस्या आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ तुलसी की है या रमन की है। अब देखिए ये जो आगे कुछ फैक्ट आएंगे वो देखें, आपको बताएंगे कि स्थिति कितनी दयनीय है। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। मतलब जो हमारे 100 अगर ग्रामीण परिवार हैं तो उनमें से 40 कौन है, तुलसी और रमन जैसे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जनसंख्या है जिसके पास अभी भी मूलभूत सुविधाएं और नियमित आय तक नहीं है। कुछ के पास जमीन के छोटे टुकड़े हैं, बाकी तुलसी की तरह भूमिहीन है। कई बार पूरे साल उन्हें काम नहीं मिल पाता तो मजबूरन होकर काम की खोज में वह दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। इस तरह का पलायन जो होता है वो कुछ विशेष मौसम में ही होता है। तो इससे हमारे 3 ये पॉइंट हो गए थे। चौथा पॉइंट भी मिल गया हमें कि इसकी वजह से क्या होता है, पलायन भी होता है ना, पलायन भी होता है। तो यहाँ पर आप कितनी चीज़ें सीख रहे हैं। पहली, आप समझ रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, कैसे चलती है। दूसरी, जो ग्रामीण आजीविकाएं हैं उनमें क्या क्या समस्याएं हैं। तीसरा, आप देख रहे हैं कृषि संबंधी समस्या। चौथा, आप देख सकते हैं जो ग्रामीण जो परिवार हैं उनको किन किन मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगली देखिए हमारे नई स्टोरी है, उसके माध्यम से हम फिर से जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिनके पास छोटे खेत हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे शेखर है, उनके पास 2 एकड़ ज़मीन है सिर्फ, और वो अपने खेतों पे खुद ही सारा काम करते हैं। और कई बार क्या करते हैं कि वो जो दूसरे किसान हैं उनकी मदद ले लेते हैं काम में, और उसके बदले में क्या करते हैं कि जब दूसरे किसान को काम की आवश्यकता होती है तो ये जाके उनकी मदद कर देते हैं। अब छोटा जो खेत है इनका, उसकी वजह से इनके पास क्या है, इनकी आय बहुत कम है। तो जब आय बहुत कम है तो उसकी वजह से क्या करते हैं, बीज और खाद जो अपने खेतों के लिए है वो डायरेक्ट नहीं खरीद पाते। डायरेक्ट का मतलब है यहाँ पर कि उनके पास खुद के पास इतने नहीं पैसे होते कि वो जाएं और जाके सीधे बीज और खाद को खरीद लें। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो व्यापारियों से जो हैं उनसे उधार लेते हैं। तो जब ये एक बार व्यापारी से उधार ले लेते हैं तो उधार चुकाने के लिए क्या करते हैं, थोड़े कम दामों पर अपना धान उसको बेचना पड़ता है जिस व्यापारी से इन्होंने उधार लिया है। और अगर यही चीज़ वो बाज़ार में जाके अपने धान को बेचें तो वो ज़्यादा पैसे इसके लिए उनको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि किस तरह से एक जो छोटे खेत का जो किसान है उसकी आय किन वजहों से प्रभावित होती है। क्योंकि अगर उनके पास सीधे बीज और खाद खरीदने के पैसे होते तो उनको व्यापारी से उधार नहीं लेना पड़ता, और अगर उधार नहीं लेना पड़ता तो फिर क्या होता कि वो अपने धान को बाज़ार में जाके अधिक रुपए में बेच सकते थे। देखिए ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। जैसे हम बोलते नहीं कि बीज और खाद पे किसानों को सरकार सब्सिडी दे रही है, ये सही है या गलत है। तो आप जब इन समस्याओं को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सरकार उनको सब्सिडी क्यों देती है। अभी आप खुद ही सोचें कि बीज और खाद पे अगर सरकार उनको सब्सिडी ना दे तो और भी अधिक दामों पे उनको इसको खरीदना पड़ेगा, तो उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगी, वो और भी गरीब होते चले जाएंगे। सरकार यही करती है
कि इन्हीं जो ये जो समस्याएं हैं, इन्हीं विभिन्न समस्याओं का वो अध्ययन करती है। और इन्हीं समस्याओं के बाद अभी हमने देख रहे हैं ना कितनी सारी समस्याएं हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, तो उसका अध्ययन करने के बाद वो बहुत सारी योजनाओं को लेकर आती है जिससे कि वो आर्थिक रूप से वो उन्नत हों, सशक्त हों, उनकी जो आय है ना वो नियमित की जा सके, जिससे कि वो अपना परिवार अच्छे से चलाएं। फिर आगे इसमें ये है कि जो खेतों से करके जो खेत हैं उनसे 60 बोरी धान उसको मिलेगा। उसमें से वो जब उधार चुका देगा, जिस व्यापारी से उसने बीज और खाद उधार लिया था, उसके बाद जो उसे धान मिलेगा वो सिर्फ 8 महीने ही चल पाएगा। बाकी के 4 महीने उसे अपना अनाज इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा। तो वो भी क्या कर रहे हैं कि रामलिंगम जो है उनके चावल की मिल में वो काम करना, तो जो रामलिंगम है उनके मिल में वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने आगे दिया है कि उनके पास एक गाय है और गाय का जो दूध है वो सहकारी समिति को बेच देते हैं और रोज़ का जो कुछ खर्च है वो उनको मिल जाता है, जिससे कि वो अपना रोज़ का जो खर्चा है वो प्राप्त हो जाता है उससे। अब देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और जो किसान है उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या है उसको यहाँ पे बताया गया है। कि आपको पता है कि शेखर ने कर्ज लिया था। अब मान लीजिए उन्होंने कर्ज लिया बीज के लिए, खाद के लिए, जो कीटनाशक है इन सब के लिए वो साहूकार से कर्जा ले लेते हैं। साहूकार से इनको क्यों कर्जा लेना पड़ता है कि इनके जो कर्जे हैं बहुत ही कम होते हैं और वो अगर बैंक से लेने जाते हैं तो उनके पास कुछ ऐसा माध्यम नहीं होता जिसके बदले में वो कर्जा बैंक से प्राप्त कर सके। इस वजह से क्या करते हैं, और अशिक्षा और बहुत सारी वजहों से वो साहूकार से कर्ज ले लेते हैं। अब वो कर्जा तभी तो चुका पाएंगे जब उनकी वो फसल साल भर बाद तैयार हो जाएगी और उसके बदले वो जाके धन प्राप्त करेंगे या फिर अपना जो भोजन है वो उससे प्राप्त करेंगे। तो कृषि में कौन कौन सी समस्या आ जाती हैं, जैसे कि उन्होंने जो बीज लिया अगर वो अच्छी किस्म का नहीं होगा तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है फसलों में कीड़े लग जाते हैं, कभी कभी बारिश की वजह से फसल खराब हो जाती है। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा कि किसान अपना उधार नहीं चुका पाएंगे और फिर वो दोबारा उनको ऋण लेना पड़ेगा और वो जो एक ऋण का जो जाल होता है उसमें वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। कई बार तो क्या होता है परिवार चलाने के लिए तो बेसिक जो आवश्यकता है उनके लिए तो लेते ही हैं। कभी शादी विवाह के लिए उन्होंने पैसे ले लिए, कभी अपने पुत्र या पुत्री की जो शिक्षा है उसके लिए ऋण ले लिया। तो इस तरह से ऋण उनका बढ़ता चला जाता है और आप आय देख ही रहे हैं कि उनकी आय कितनी कम है, उनको उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे जल्दी कर्जा इतना बड़ा हो जाता है कि किसान कितना भी कमा ले उसे चुका नहीं पाता। इस स्थिति में कहते हैं कि किसान कर्ज के तले दब गया है। पिछले कुछ सालों में किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है ये कर्जा। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्याएं तक की हैं। आपने देखा होगा, बहुत बार आपने न्यूज़ सुनी होगी कि किसान कर्जे की वजह से आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो इन दो कहानियों के माध्यम से, तुलसी और शेखर की कहानी के माध्यम से, हम अभी तक ये समझ चुके हैं कि एक जो मजदूर, खेतीहर मजदूर है, आय संबंधित उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके परिवार में किस तरह की समस्या आती हैं अनियमित आय की वजह से। और दूसरा, शेखर की कहानी से हमको पता चलता है कि जिनके पास छोटे खेत हैं उनको भी किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छोटे खेत की वजह से वो कृषि में तो लगे रहते हैं पर वहाँ से उनको इतनी आय नहीं प्राप्त हो पाती है कि वर्ष भर उनका गुजारा हो सके, या जो परिवार में अतिरिक्त कार्य आ जाते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि, उनका वो निर्वहन कर पाएँ। दूसरी तरफ आपने यहाँ पे रामलिंगम उनके बारे में पढ़ा था कि उनके जो बड़े खेत थे उसकी वजह से क्या था कि उनको प्रॉफिट भी अधिक हुआ। तो उस अधिक प्रॉफिट से, अधिक आय से एक चावल की मिल खोल ली, बीज की और कीटनाशक बेचने की दुकान खोल ली। ठीक है, और इसके लिए उनको सरकार के बैंक से कर्ज भी मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं किसान दोनों ही हैं, शेखर भी किसान है और रामलिंगम भी किसान है, पर उनकी जो लाइफस्टाइल है, जो उनका जीवन है, उसमें कितना ज़्यादा अंतर है।
आर्थिक रूप से उनमें कितनी विषमता है। तो अगर किसी पर समस्या करके कोई भी प्रश्न आता है या निबंध आता है तो ये जो भी पॉइंट बताए गए हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। साथ साथ उसमें महिलाओं की स्थिति के लिए आपने देखा उनको अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कर्ज का क्या प्रभाव पड़ता है किसान पर। सरकार निरंतर इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी बहुत सारा काम किया जाना अभी भी बाकी है। देखिए यहाँ पर कुछ और आंकड़े हैं, उनके माध्यम से समझते हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर हैं। मतलब 5 अगर ग्रामीण परिवार हैं तो उसमें से 2 किस तरह से हैं? तुलसी की तरह, खेतीहर मजदूर, रमन की तरह। और देखिए अगला आंकड़ा जो है, शेखर जैसे छोटे किसानों को लें तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से खेत बहुत ही छोटे पड़ते हैं। भारत में 80% किसानों की यही हालत है, केवल 20% किसान रामलिंगम जैसे हैं। तो आप आंकड़ा देख रहे हैं, 100 में से 80 कैसे किसान हैं? शेखर जैसे। और जब शेखर जैसे किसान हैं तो उनकी समस्याएं भी शेखर जैसी हैं कि वो अपना जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भी पूरा नहीं कर पाते। और वहीं 20% जो किसान हैं, बड़े किसान हैं, उनको देखिए किसी तरह की समस्या नहीं है, आर्थिक रूप से वो संपन्न हैं। यहाँ पर ग्रामीण आजीविका के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो जंगल में बहुत सारे उत्पाद होते हैं उनको इकट्ठा करके भी अपनी आजीविका को चलाते हैं। जैसे महुए को बीनना, तेंदू के पत्ते को इकट्ठा करना, शहद निकालना, इन सबको भी इकट्ठा करके क्या करते हैं, व्यापारियों को बेच देते हैं। ये यहाँ पे बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है, उनको देख लेते हैं। नागालैंड में सीढ़ी नुमा खेती। यहाँ नागालैंड के बारे में बता रहे हैं कि चखेसंग समुदाय के जो लोग हैं वो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। ठीक है, ये समुदाय याद रखिएगा, किसी एग्ज़ाम में पूछ लें कि चखेसंग समुदाय के लोग कहाँ रहते हैं तो आंसर याद रखिएगा नागालैंड। ये देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये ढलान है। ढलान में क्या किया है, यहाँ पे ये एक तरह से बांध बना दिया है, इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया ज़मीन से। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, पानी आके रुक जा रहा है, और इससे क्या है, मृदा अपवर्धन भी नहीं होता है, रुक जाता है, और जिससे कि यहाँ पे चावल की खेती आसानी से की जा सकती है। उसी को यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पर जो लोग हैं इनके पास अपने अपने खेत होते हैं, लेकिन ये जो खेती करते हैं वो 6 से 8 लोग एक साथ समूह बनाकर इकट्ठा मिलकर खेती करते हैं, कि वो अपना सारा एरिया एक साथ बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए इनके छोटे छोटे अपने खेत हैं, ये पूरा बना लिया 6-7 लोगों ने कि, और सब 6-7 लोग मिलके इसमें खेती करते हैं। इससे क्या है, उत्पादन और बढ़ जाता है और कृषि करने में सुविधा भी हो जाती है। यहाँ फिर हमारी अगली हेडिंग है अरुणा और पारिवेलन। तो यहाँ पे हम अरुणा और पारिवेलन के माध्यम से जो लोग समुद्र से मछलियाँ पकड़ते हैं और उससे जुड़ी जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कैटामरेन जो होती है वो मछुआरों की एक खास तरह की छोटी नाव होती है, जिसके माध्यम से वो समुद्र के अंदर दूर तक जाते हैं और मछलियों को पकड़ कर लाते हैं। सुबह 7 बजे के आसपास ये सब लोग वापस आते हैं। उस वक्त मार्केट जो है काफ़ी वहाँ पे गहमा गहमी रहती है, क्योंकि उसी वक्त जो सारी नाव हैं वो वापस आ जाती हैं किनारे पर, और जो मार्केट है वो लग जाता है, और उसके बाद मछलियों को खरीदने और बेचने का काम स्टार्ट होता है, और बहुत सारी औरतें इसके लिए इकट्ठा हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जैसे एक नाव है, इसमें 4 लोग मिलके गए। ठीक है, ये 4 लोग गए मछली पकड़ने के लिए। फिर लौट के आने के बाद जो भी मछली बिकेगी उसका जो पैसे होंगे वो 4 भागों में डिवाइड कर लिया जाता है। 4 में से क्या होगा, तो ये 4 भाग बढ़ गए। तो इसमें से पहले क्या करेंगे कि उसका जो कैमरन का अगर जो मालिक है वो भी साथ में गया है तो वो अतिरिक्त हिस्सा इससे अपने पास रख लेगा। ठीक है, बाकी 3 को थोड़ा सा वो कम दे देगा। और लेकिन अगर वो कैटामरेन के साथ नहीं गया है, उसने ऐसे ही भेज दिया और 3 लोग गए हैं, तो 4 हिस्से का 3 में पहले डिवाइड हो जाएगा, और बाकी जो एक हिस्सा होगा वो किसके पास रहेगा, जो
कैटामरीन का मालिक होगा। समझ गए ना कि जैसे मान लीजिए आप, मैं और एक हमारा दोस्त, 3 लोग गए हम किसी की कैटामरीन लेके। तो हमने मान लीजिए 4 रुपये कमाए, तो 3 रुपये हमने आपस में बांट लिए और 1 रुपये क्या किया, जिसकी ये कैटामरीन थी उसको दे दिया। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। मछली जो पकड़ने का जो धंधा है, इसमें भी काफ़ी समस्याएं रहती हैं। पहली समस्या तो यही है कि मान लीजिए आप समुद्र में गए और आपको मछलियां नहीं मिली या कम मछलियां मिली, तो इसमें भी जो आय है वो नियमित नहीं है। उसमें भी उतार चढ़ाव आता है या कभी कभी हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले। और साथ साथ इसमें जो 4 महीने मानसून का जो है, उसमें भी जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र में नहीं जाते। ठीक है, पहला तो आपको पता ही है उस समय तूफान का तो खतरा रहता ही है, साथ साथ क्या है, ये प्रजनन का भी समय रहता है मछलियों के। तो इस वजह से भी वो 4 महीने कहीं नहीं जाते। तो इसमें भी क्या, वही जैसे कृषि में जो हमने 2 वर्ग पढ़े, खेतिहर जो मजदूर हैं और जिनके पास छोटे खेत हैं, तो उनके पास भी क्या है, पहली बात तो नियमित आय नहीं है, और जो आय है वो उसी दिन उनकी समाप्त हो जाती है। जैसे आज कमा के लाए और आज ही समाप्त हो गई, तो वो कुछ पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते ज़्यादा। तो जब वो 4 महीने अब वो घर में बैठे हैं, तो फिर उसके लिए वो क्या करेंगे, ये भी ऋण लेंगे व्यापारियों से अपना घर चलाने के लिए। तो देखिए, भले ही जगह अलग है कृषि और इसमें, है ना, मछली पालन का जो स्वरूप है वो भी अलग है, लेकिन समस्याएं यहाँ भी सामान्य हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी एक ही जैसी समस्या है। ठीक, तो यहाँ पे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें जो समस्याएं हैं उससे आप यहाँ पर समझ गए हैं विभिन्न उदाहरणों और कहानियों से। ठीक है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के जो साधन हैं वो क्या बताए जा रहे हैं, आपने देख ही लिया है कि अलग अलग तरीक़ों से होते हैं। और साथ साथ ये सब जो है प्रकृति पर निर्भर होते हैं, और प्रकृति पर निर्भर होने की वजह से आपने देख लिया है कि बहुत सारी उसमें समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ इस चैप्टर पे हम अच्छे से समझ गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविकाएं हैं वो क्या क्या है, और साथ में उनमें क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं। तो अगर हम उन समस्याओं को दूर कर दें तो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलने लगेगी और साथ साथ मजबूत हो जाएगी। तो अभी इस चैप्टर में इतना ही था, नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।